बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 4 में हमारा लेक्चर नंबर है 2, जो कि सेंटर ऑफ मैस वाले आर्टिकल ही से लिंक कर रहा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनी पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मैस। यानी कल के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि 2 बॉडीज़ थी और वो एक सिस्टम बना रही थी। आज 1 से 2 से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 50 हैं। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? मैनी पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक। और आज उनका हम क्या लेना चाह रहे हैं? सेंटर ऑफ मैस। तो सबसे पहले ये समझते हैं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ द मैस m1, m2, m3, mn। जैसा कि ये देख सकते हैं x, y, z 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें एक मैस है m1, दूसरी m2, m3, mn4 सो ऑन। बहुत सारी मैसेज हैं, कहाँ तक हम चले जाते हैं? mn तक। इन मैसेज में लोकेटेड द पोजिशन हैविंग द कोऑर्डिनेट, यानी इनका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट r1, r2, r3, r4 टू क्या होगा? rn। मूविंग विद द वेलोसिटी v1, v2, इसकी वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 एंड क्या होगा? vn। एंड एक्टेड अपॉन द बाई फोर्सेस, और इनके ऊपर फोर्स अमल करती है f1, f2, f3, f4 एंड क्या होगा? fn। मूविंग विद एक्सेलरेशंस क्या होगा? a1, a2 एंड क्या होगा? an। तो ये हमारा वो सिस्टम है जो n पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जिसमें हर बॉडी की मैस m1, m2 और m3 के नाम से है। फोर्सेस f1 से लेके fn तक के, एक्सेलरेशन a1 से an तक के सिस्टम का टोटल मौजूद है। तो सबसे पहले हम कल वाले क्वेश्चन जो सेंटर ऑफ मैस का फार्मूला था उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे RCM, इट मीन्स सेंटर ऑफ मैस इन 3 डायमेंशंस। कल आपने पढ़ा था 1/m इंटू मैस मल्टीपल डिस्टेंस प्लस मैस मल्टीपल डिस्टेंस। तो आज चूँकि मैसेज भी ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, लिहाजा कल के फार्मूले तो क्या लिखेंगे? m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन mn rn। दैट इज़ द इक्वेशन नंबर क्या होगा? 1। और ये वो इक्वेशन होगी जिसे हम सेंटर ऑफ मैस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आपको याद होगा कल के लेक्चर में हम लिखा था m1 x1 प्लस m2 x2। आज क्या लिख रहे हैं? m1 r1, m2 r2, m3 r3 सो ऑन mn rn। इन बेटे सबको समेशन में लिख सकते हैं ऐसे। तो RCM इज इक्वल टू 1/m समेशन 1 to n mi। इधर आप mn भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा स्पेसिफिकेशन की लिखा है कि यहाँ देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो i का मतलब है ये 1 से शुरू होकर कहाँ पे जाकर ख़त्म होते हैं? n तक। इनको समेशन फॉर्म कहते हैं। इसी को अगर हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो 3 कंपोनेंट है, x, y क्या होगा? z। अगर x में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? XCM 1/ क्या होगा? m। यहाँ आ जाएगा हमारे पास इस के मुताबिक m1 x1 प्लस m2 x2 mn क्या होगा? xn। इनको फिर बेटा समेशन में लिखें तो ये क्या होगा? mi xi i1 से लेके n तक, ये होगा x फॉर्म के अंदर, यानी x कंपोनेंट होंगे। इसी तरीके से हम y कंपोनेंट में जाते हैं तो लिखेंगे YCM ओवर 1/m m1 y1 m2 y2 सो ऑन mn yn। इनको समेशन में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा। सिमिलरली आप GCM लिख सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ मैस अलोंग z एक्सिस। तो ये होगा 1/m m1 z1 m2 z2 सो ऑन mn क्या होगा? zn। इस सारे को समेशन में लिख सकते हैं। तो ये जस्ट सिमिलर फॉर्म में है। तो वो था 3 डायमेंशंस में, ये था 1 डायमेंशन में, x y क्या होगा? z। ये हमने सेंटर ऑफ मैस लिखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अब उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हमने क्या मालूम करनी है? वेलोसिटी। लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा d/dt RCM इज इक्वल टू 1/m। इस फार्मूले के मुताबिक आगे क्या होगा? m1 dr1/dt, ये ना r1, इसको लिखेंगे dr1/dt। फिर क्या लिखेंगे? इसको dr2/dt एंड सो ऑन mdn क्या होगा? dt। इस तरीके से हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मैस 1/ क्या होगा? m। ये होगा m1 और dr1/dt बराबर किसके है? v1 के। m2 dr2/dt बराबर है v2 के, सो ऑन। इस इक्वेशन लिखी जाएगी। क्या इसको हम समेशन में लिख सकते हैं? यस, बड़ा सिंपल लेक्चर से VCM इज इक्वल टू 1/m समेशन फॉर्म के अंदर आएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है, यानी 3 और 4 के अंदर हमने क्या निकाल लिया है? सेंटर ऑफ मैस फर्दर क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ क्या होगा? मैस फॉर मैनी पार्टिकल ऑफ सिस्टम। अगर बेटा इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन नंबर 3 को, तो इससे क्या चीज़ हासिल की जा सकती है? एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मौजूद है। तो VCM का डेरिवेटिव होगा dVCM और dt 1/m। और इधर आप देख सकते हैं v1 v2, तो यहाँ क्या होगा? m1 dv1/d2 m2 dv2/this एंड क्या होगा? अब बेटा ये सिंपल सी बात है कि ये दोनों को अगर इकट्ठा करें तो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ACM इज इक्वल टू 1/m m1 a1 m2 a2 mn क्या होगा? इस सब को समेशन में लिखे, समेशन mi इज इक्वल टू दिस। दैट इज द इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगा? 6।
अब अगर आप इसको यूँ भी सब कह सकते हैं कि m किधर मल्टीप्लाई करें तो MACM इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस भी हो सकता है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करें MACM, ये क्या बनेगा M1A1 M2A2 एंड Mn क्या होगा An, तो M1A1 F1 होगा, M2A2 न्यूटन लॉ का मतलब F2 होगा और ये क्या होगा Fn। इन सारी फोर्सेस को ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास of the total system and acceleration of the center of mass of the system। ये है इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या होगी 8। अब हमने अगर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर इसको लिखें, क्योंकि ये तो हमने कंबाइन लिखे हैं तो फिर लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई और जी लिखें तो कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो एक्सटर्नल ब्रैकेट के साथ क्या लिखते हैं एक्स, इसके साथ क्या लिखें MACM बाहर क्या लिखते हैं एक्स, वाई के लिखना हो तो यहाँ बाहर वाई, इधर भी बाहर क्या है वाई, जी के लिखना तो यहाँ जी और यहाँ क्या होगा जी। अगर सब को ऐड करते हैं तो फिर वही आंसर आता है समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ M एंड क्या होगा ACM। तो ये था वो कुछ हिस्सा जो को से लिंक कर रहा था जिसमें हम सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे। इसमें एक बात का ज़हन में रखना है कि बाज़ औक़ात बॉडी को हम जब उछालते हैं या बॉडी को फेंकते हैं तो बॉडी की जो शक्ल होती है बड़ी पेचीदा या उसकी मूवमेंट बड़ी पेचीदा होती है। आप बुक पे देख सकें कि हथौड़ा सा फेंका गया है, जो हथौड़ा मूव कर रहा है उसको ऐसे मूवमेंट आ रही है जिसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल टाइप मोशंस आ रही है। लेकिन जो उसका सेंटर ऑफ मैस है जो कि उसके हेड या मोटे से के करीब करीब है या जो उसका जहाँ आयरन साइड है उधर है, उसके साथ साथ आप देखें तो सेंटर ऑफ मैस उसी पैराबोलिक पाथ में है। जबकि बाकी जो हथौड़े का रॉड है वो कभी टेढ़ा है, कभी सीधा है, कभी कोई डायरेक्शन है कोई डायरेक्शन है, मगर सेंटर ऑफ मैस अपने आप को खास डायरेक्शन के साथ मूव करता है। इसका मतलब ये है कि हम बुनियादी तौर पे पूरे सिस्टम को नहीं लेते, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मैस को क्या करते हैं स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा ये छोटा सा एक टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कहे बल्कि एक छोटे चंद फार्मूले जो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में आपको नजर आ रहा होगा। ये सेंटर ऑफ मैस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो छोटे छोटे कई पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। उसमें जो छोटे पार्टिकल है उनकी मैस इतनी छोटी होती है कि हम उनको अप्रोचेस टू क्या लेते हैं 0। अब उस ऑब्जेक्ट को हम एक रिजिड बॉडी भी कह सकते हैं, एक सॉलिड बॉडी भी कह सकते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैविंग द मास डेल्टा में अप्रोचेस टू क्या होगा 0। सो RCM इज इक्वल टू 1/m। ये हमने पहले फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमने ये जो डेल्टा है इसकी लिमिट नहीं मुकर्रर की थी। अब सिर्फ हम उस समेशन वाले फार्मूले में लिमिट लगा देंगे कि लिमिट डेल्टा m अप्रोचेस टू 0, बाकी वही R एंड डेल्टा m। याद रखना जब सिग्मा या समेशन के साथ लिमिट लग जाती है और इतनी छोटे साइज़ की जब लिमिट लगती है तो वो जो काउंटिंग है उसको हम समेशन के बजाय फिर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीग्रल में। थोड़ा सा मुख्तसर से समझा दूं, इंटीग्रल में बेसिकली सम अप करता है और समेशन में बेसिकली सम अप करता है। जब कोई फैक्टर मोटे मोटे हों, बड़े साइज़ के अंदर चीज़ें हों और उनको इकट्ठा करना, जिनकी तादाद महदूद हो उनको इकट्ठा करना हो, सम अप करना हो तो फिर समेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर अगर फैक्टर या वैल्यूज़ या क्वांटिटी छोटे छोटे ज़रे की शक्ल में इतनी छोटी है कि जब उनको काउंट करें तो शायद वो इन्फिनिट के स्टाइल में चले जाएँ, लामहदूद टुकड़े बन जाएं, तो फिर उनको सम अप करना तो कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रल। तो जब हम लिखेंगे डेल्टा m अप्रोचेस टू 0, यानी इतना छोटा मैस का ना होने के बराबर है, अगर ऐसे पीस को इकट्ठा करें तो ज़रा ये सम अप करने के लिए समेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे इंटीग्रल। तो 1/m ये वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा इंटीग्रल्स, ये R इंटू क्या हो जाएगा DM। जब हम इंटीग्रल लिखेंगे तो डेल्टा लिखने के बजाय D लिखेंगे फॉर द डिफरेंशियल। इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखें तो R की जगह लिख सकते हैं XCM 1/m डेल्टा में अप्रोचेस 0, XM इंटू DM 1/m इंटीग्रल x DM। फिर इसी तरीके से Y के लिए Y DM, फिर Z के लिए क्या होगा Z DM। सिमिलरली ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब एक थोड़ी सी चेंज बाज़ आ जाती है, वो ये है कि हम डेंसिटी को स्टडी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस किसके बराबर होगी m इंटू रो। इसी तरीके से रो बराबर है DM ओवर DV, तो DM किसके बराबर होगा रो DV के। अब हम ऊपर वाले फार्मूले भी जहाँ पे हमारा m इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे रो V, और जहाँ पे DM इस्तेमाल हो रहा है वहाँ क्या यूज़ करेंगे रो DV। तो किसी के लिए सबसे पहले इसको ले लेते हैं तो RCM इज इक्वल टू 1/ρV, यानी इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1/ρV, यानी इस फैक्टर की जगह ये वैल्यूज आ गई। अच्छा R लगा, ये आगे क्या है DM, इसकी जगह क्या लिखेंगे रो DM। इस रो को रो से क्या कर दें कैंसिल, तो 1/V रो DV। अब इसी को हम 3 डायमेंशन में ले जाएँ तो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं कि XCM इज इक्वल टू 1/V
इंटू, ये आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी वी। अगर वाई के लिखना है तो वाई डी वी, अगर जी के लिखना है तो जी क्या होगा, डी वी। ये है कंपोनेंट फॉर्म, ये उसकी जनरल फॉर्म है। इसको कहते हैं एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, इसको सिंपली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, मैस। ये अगर हम किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एज ए मैस स्टडी करें तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम फर्ज करें एज ए डेंसिटी के लिए तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ फार्मूले थे जो उस टॉपिक से हटके हैं, ये उस टॉपिक ऐसा नहीं है, ये जस्ट इसलिए है कि आपको कहीं न्यूमेरिकल में या किसी को हल करने में मदद मिलेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम स्टडी कर रहे थे सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।